हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। हम आप सभी के लिए आज लेकर आए हैं कला करंट अफेयर्स। तो समसामयिकी करंट अफेयर्स जो कला से संबंधित हैं, जो कला एवं संस्कृति से संबंधित हैं प्रश्न, तो आप सबके लिए लेकर आए हैं। कई दिनों से कह रहे थे आप सबकी करंट अफेयर्स की क्लास लीजिए सर, तो हमने जो है कल प्रयास किया था, पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से कल क्लास नहीं ले पाए थे। तो पर आज लेकर आए हम आप सभी के लिए जो करंट अफेयर्स के कुछ प्रश्न जो आप सबकी आगामी परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी आदि परीक्षाओं में जो है उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आए और आप सबको सफलता हासिल हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, रघुराजपुर जो चर्चा में रहा, निम्नलिखित में से किस प्रकार की पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है मधुबनी, बी पट्टचित्र, सी कालीघाट, डी पहाड़ी। तो रघुराजपुर जो चर्चा में रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 1 का आंसर होगा ऑप्शन बी। तो रघुराजपुर जो है वह पट्टचित्र के लिए प्रसिद्ध है। तो यह हाल ही में चर्चा में रहा, क्यों रहा है, और हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ पूरे प्रश्नों का डिटेल सहित आज आपको लेकर आए हैं करंट अफेयर्स विथ पिक्चर। तो चलिए देखते हैं, पट्टचित्र पहले देखते हैं। तो इसका आंसर होगा पट्टचित्र। जो रघुराजपुर जगह का नाम है, यह चर्चा में रहा है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो पट्टचित्र के लिए। तो अभी इसके बारे में और डिटेल से जानेंगे। तो देखते हैं इसका चित्र जो है, पट्टचित्र कैसे होती है। तो यह पट्टचित्र है। पट्टचित्र जो है उड़ीसा, पट्टचित्र जो है शीर्ष ऊपर का जो चित्र है वह उड़ीसा का पट्टचित्र है, जिसमें जो है राधा कृष्ण, और पश्चिम बंगाल की पट्टचित्र जो है वह नीचे दिया गया है। तो यह ऊपर का जो है यह उड़ीसा का जो है पट्टचित्र है, और नीचे का जो है यह बंगाल का पट्टचित्र है। तो बंगाल के पट्टचित्र में जो है दुर्गा का चित्रण है, और उड़ीसा के पट्टचित्र में जो है राधा कृष्ण का चित्रण है। पट्टचित्र पेंटिंग जो है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की पारंपरिक पेंटिंग है। वे मुख्य रूप से हिंदू पौराणिक कथाओं को दर्शाते हैं और जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से निकटता से संबंधित हैं। हाल ही में खबरों में था कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन ने वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस हैं उनको जो है उपहार के स्वरूप में एक पट्टचित्र भेंट किया था। तो यह क्यों चर्चा में रही है पट्टचित्र जो है उड़ीसा की? क्योंकि उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वह वेटिकन सिटी में जो है पोप फ्रांसिस को जो है पट्टचित्र जो है उपहार के रूप में दिया था। तो यह पट्टचित्र कलाकार अपेंद्र स्वयं और उसके परिवार द्वारा बनाया गया था, जो पुरी जिले के रघुराजपुर गांव के हैं। रघुराजपुर जो है वह पट्टचित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। पट्टचित्र संस्कृत भाषा के शब्द पट्टा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कपड़ा, और चित्र का अर्थ है कपड़ा, और चित्र जिसका अर्थ है आकृति। इसकी शैली लोक रूपों के अधिक झुकाव के साथ लोक और शास्त्रीय दोनों तत्वों का मिश्रण है। तो यह था पट्टचित्र के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आप सबको जो है इम्पोर्टेंट लगे तो नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम कहाँ स्थित है? तो भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम जो है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी मध्य प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 2 का आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम जो है कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो हस्तशिल्प में जो है कुछ चित्र आपके सामने देखिए। हस्तशिल्प द्वारा जो टोकरियाँ बांस से बनाई जाती हैं, और बांस से निर्मित सोफ़ा सेट जो बांस की पट्टियों से बनाया जाता है, तो यह हस्तशिल्प के अंतर्गत आते हैं, हस्त निर्मित। और हथकरघा जो है वह कपड़े की कताई बुनाई से संबंधित होता है। तो यह हथकरघा, जिसमें एक आदमी जो है वह आर्टिस्ट हैं, हथकरघा के आर्टिस्ट हैं, इनको बोला जाता है कलाकार। यह अपना कार्य करते हुए हथकरघा पे कुछ इस प्रकार से काम किया जाता है। प्रत्येक कलर के धागे जो है संजो करके उसको सेट कर एक डिजाइन तैयार की जाती है, कपड़े बनाए जाते हैं हथकरघा से। कैबिनेट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश को नोएडा में स्थित हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम को बंद करने की मंजूरी दी। तो इसीलिए यह चर्चा में रहा है। तो कैबिनेट ने जो है इस फैसले को लेकर जो है चर्चा में रहा है, हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम, हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया,
केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। इसमें जो है 2015 से 16 में लगातार घाटा हो रहा है। कंपनी में कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प दिया जाएगा। तो यह इसलिए चर्चा में रहा है क्योंकि जो भारत सरकार द्वारा इसे बंद करने की घोषणा की गई है और इसमें लगभग जो है 2-3 सालों से लगभग इसमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, घाटा ही हो रहा है। तो इसलिए इसको बंद करने के लिए बोला गया, इसलिए यह चर्चा में है। और यह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, नोएडा में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अगस्त, बी 7 अगस्त, सी 9 अगस्त, डी 14 अगस्त। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 7 अगस्त को जो है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो अभी आपने देखा ही है, नेशनल हैंडलूम डे जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। यह कुछ चित्र हैं हैंडलूम्स के, हथकरघा के जो कपड़े या साड़ियाँ किस प्रकार तैयार की जाती है। साल 2014 में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने बुनकरों की समस्याओं को गंभीरता से लिया और इस पर काम शुरू किया। यही कारण रहा है कि साल 15 में हथकरघा दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो हथकरघा दिवस जो है साल 2015 से मनाया जाने लगा है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। सरकार ने 29 जुलाई 2015 को राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में अधिसूचित किया था। अगला प्रश्न है, थाईपुसम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला धार्मिक त्यौहार है? तो थाईपुसम जो त्यौहार है वह किस राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी ओडिशा, डी कर्नाटक। तो प्रश्न संख्या 4 का आंसर होगा ऑप्शन बी। थाईपुसम जो त्यौहार वह तमिलनाडु में मनाया जाता है। मलेशिया में थाईपुसम के दौरान मुरुगन का चित्र है या मुरुगन की पूजा होती है। तमिलनाडु के लोग थाईपुसम त्यौहार मनाते हैं जो तमिल देवता भगवान मुरुगा की पूजा के लिए समर्पित हैं। तो यह भगवान मुरुगन जी का चित्र आपके सामने एक बार देखिए कि भगवान मुरुगन जी का चित्र, इनकी पूजा की जाती है थाईपुसम त्यौहार में। यह केरल के कुछ हिस्सों और अन्य देशों जैसे श्रीलंका, सिंगापुर, मलेशिया, मॉरिशस और इंडोनेशिया में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, विश्व की सबसे प्राचीन गुफा चित्रकारी किस देश में है? तो हाल ही में चर्चा में रही विश्व के सबसे पुरानी गुफा जो है चित्रकारी किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए स्पेन, बी फ्रांस, सी इंडोनेशिया, डी भारत। तो प्रश्न संख्या 5 का आंसर होगा ऑप्शन सी इंडोनेशिया। तो विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकारी किस देश में है? तो इंडोनेशिया में। तो वहाँ के कुछ इंडोनेशिया में जो चित्र प्राप्त हुए हैं यह सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग है। तो इसमें जो है एक सुअर का चित्र प्राप्त हुआ है जो आप सबके स्क्रीन पर है, देखिए यह सुअर का चित्र जो है इंडोनेशिया की गुफा में प्राप्त हुआ है जो हाल ही में चर्चा में रही और यह दुनिया की सबसे पुरानी चित्रित गुफा है। यह हाल ही में इंडोनेशिया में एक गुफा पाई गई है जिसमें एक जंगली सुअर की पेंटिंग है। खास बात यह है कि उसके 2 सींग भी दर्शाए गए हैं। यह कुछ लगभग 40,000 साल पुरानी है। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू कार्यक्रम किस राज्य में मनाया जाता है? तो जल्लीकट्टू कार्यक्रम जो है किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बी केरल, आंध्र प्रदेश में, सी असम, सिक्किम में, डी कर्नाटक, तमिल में। तो जल्लीकट्टू जो कार्यक्रम है यह त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्रश्न संख्या 6 का आंसर होगा ऑप्शन डी, कर्नाटक और तमिलनाडु में यह त्यौहार मनाया जाता है। तो यह कुछ दृश्य हैं जल्लीकट्टू जो कार्यक्रम त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। एक युवक एक बैल का नियंत्रण लेने की कोशिश करता हुआ, इसमें जो है बैल को नियंत्रण करने की कोशिश की जाती है एक टीम द्वारा या युवक द्वारा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी ने राज्य के मदुरई जिले में अलंगनल्लूर में प्रसिद्ध जल्लीकट्टू कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाई। जल्लीकट्टू पारंपरिक रूप से राज्य में आयोजित एक खेल है जो पोंगल उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें माटू पोंगल कहा जाता है। इसे जो है माटू पोंगल के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने ऑडियंस अवार्ड जीता है? तो सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में जो है किस डॉक्यूमेंट्री ने ऑडियंस अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए राइटिंग विथ फायर, बी द पिंक क्लाउड, सी आई वॉज ए सिंपल मैन, डी द चेंजिंग सेम। तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर होगा ऑप्शन ए
राइटिंग विथ फायर डॉक्यूमेंट्री जो है इसे सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 में जो है ऑडियंस अवार्ड जीता था। तो यह इस फिल्म का जो है इस कार्यक्रम का जो सनडांस फिल्म फेस्टिवल उत्सव है 2021 का, उसका पोस्टर है। यह 28 जनवरी से 3 फरवरी तक मनाया गया था 2021 में। राइटिंग विथ फायर नामक एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है राइटिंग विथ फायर नामक एक भारतीय फिल्म डॉक्यूमेंट्री जो सनडांस फिल्म फेस्टिवल 2021 का वर्ल्ड सिनेमा डॉक्यूमेंट्री श्रेणी में ऑडियंस अवार्ड जीता था। यह फिल्म जो है दलित महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे भारत के एकमात्र समाचार पत्र खबर लहरिया के उदय का वर्णन करती है। तो इस फिल्म में जो है यह दर्शाया गया है कि दलित महिलाओं द्वारा एक समाचार पत्र चलाया गया है जो खबर लहरिया के नाम से जाना जाता है, यह अखबार न्यूज़पेपर। तो इसका वर्णन किया गया है, इस फिल्म में दिखाया गया है कि इसको कैसे चलाया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, किस भारतीय राज्य ने प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव की मेजबानी की जा रही है? तो किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव की मेजबानी की जा रही है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी मध्य प्रदेश, डी छत्तीसगढ़। तो प्रश्न संख्या 8 का आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में जो है खजुराहो नृत्य महोत्सव की मेजबानी की जा रही है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। तो यह खजुराहो डांस फेस्टिवल 2022 का पोस्टर है जो 20 से 26 फरवरी तक आयोजित किया गया था। तो यह कुछ दृश्य हैं खजुराहो नृत्य महोत्सव खजुराहो डांस फेस्टिवल का। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिना स्टेज और खुले आसमान के नीचे जो है डांस का जो है अपनी कलाकारी का प्रदर्शन करते कलाकार। मध्य प्रदेश के खजुराहो शहर में कई प्राचीन हिंदू और जैन मंदिर हैं। यह यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल भी है। 44 वर्षों के बाद मंदिर परिसर में 6 दिवसीय खजुराहो नृत्य महोत्सव शुरू हुआ है। पिछले 44 वर्षों से यह महोत्सव खुले मैदानों में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, खजुराहो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल मध्य प्रदेश, बी ग्वालियर मध्य प्रदेश, सी छतरपुर मध्य प्रदेश, डी इंदौर मध्य प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर होगा ऑप्शन सी, छतरपुर मध्य प्रदेश में जो है खजुराहो स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह को किस स्थान से रवाना किया गया है? तो आज़ादी का अमृत महोत्सव जो किस स्थान से रवाना किया गया है? यह आज़ादी के 75वें वर्ष पूरा होने पर मनाया जा रहा है पूरे देश में। तो यह किस स्थान से रवाना किया गया है? तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर होगा ऑप्शन 1 ए साबरमती आश्रम, बी राजघाट आश्रम, सी स्टैचू ऑफ यूनिटी, डी शक्ति स्थल। तो प्रश्न संख्या 10 का आंसर होगा ऑप्शन ए साबरमती आश्रम से जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, इसे रवाना किया गया है। तो यह पोस्टर है कुछ आज़ादी के अमृत महोत्सव के जो दांडी यात्रा से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से आज़ादी के 75 साल पूरे होने के उत्सव में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत दांडी तक 386 किलोमीटर के प्रतीकात्मक दांडी मार्च के रूप में यात्रा को रवाना किया है। इस इवेंट में महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक नमक मार्च की 91वीं वर्षगांठ को चिन्हित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, पूर्वांचल महोत्सव माटी किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो पूर्वांचल महोत्सव माटी किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिल्ली, बी बिहार, सी उत्तराखंड, डी जम्मू और कश्मीर। तो प्रश्न संख्या 11 का आंसर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली में जो है पूर्वांचल महोत्सव माटी मनाया जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए दिल्ली होगा। तो पूर्वांचल महोत्सव माटी का कुछ दृश्य, पूर्वांचल के माटी महोत्सव में कला और संस्कृति के कुछ दृश्य। पूर्वांचल और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों की भावना का जश्न मनाने के लिए माटी नामक एक पहल 2018 में नई दिल्ली में शुरू की गई थी। इस वर्ष पूर्वांचल महोत्सव माटी का चौथा संस्करण है। तो 2022 में जो है इसका चौथा संस्करण है, नई दिल्ली में मनाया गया। पूर्वांचल के माटी महोत्सव में जो है कला और संस्कृति की महक उठा। राजघाट सुजनी आर्ट ने बनाया लोगों को अपना दीवाना। तो इस महोत्सव में जो है सबसे ज़्यादा लोगों को आकर्षित किया था तो सुजनी आर्ट। तो सुजनी आर्ट के बारे में भी आपको कुछ बताते हैं। तो यह एक कलाकार हैं सुजनी आर्ट के, जो महिला कलाकार हैं, चित्रित करती हुई कलाकृतियों को।
इस महोत्सव में पूर्वांचल की कलाकृतियों से लेकर कवियों की झलक देखने को मिली। इस पूरे महोत्सव में सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र बनी रही सुजनी आर्ट। सुजनी आर्ट बनाने वाली अर्चना झा बताती हैं कि सुजनी आर्ट बिहार से लेकर पूर्वांचल तक बहुत पसंद की जा रही है। पहले गांव की महिलाएं जो है सुजनी आर्ट गांव की महिलाएं साड़ी पर धागे के जरिए कला का प्रयोग करती थीं, लेकिन अब इस कला का आधुनिकीकरण हुआ और इसे जो है कैनवास पर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन ए मुंबई महाराष्ट्र, बी लोथल गुजरात, सी मदुरई तमिलनाडु, डी तिरुवनंतपुरम केरल। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर होगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर जो है किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल गुजरात में। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर का जो है कुछ दृश्य इस प्रकार रहेगा, जो भारत सरकार द्वारा विकसित किया जा रहा है। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो है बनेगा यहाँ पे, तो उसका कुछ दृश्य इस प्रकार रहेगा। विश्व का अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा लाइट हाउस किस राज्य में निर्मित किया जा रहा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा लाइट हाउस जो है किस राज्य में निर्मित किया जा रहा है? ऑप्शन ए मदुरई तमिलनाडु, बी लोथल गुजरात, सी मुंबई महाराष्ट्र, डी लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लोथल गुजरात में जो है विश्व का सबसे ऊंचा लाइट हाउस का निर्माण किया जा रहा है। तो लाइट हाउस का कुछ निर्माण इस प्रकार किया जा रहा है, जो आप सब चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड गोदी कहाँ स्थित है? तो दुनिया का सबसे पुराना जो डॉकयार्ड है, जहाज़ों को जो है समुद्री जहाज़ों को जो स्थान है रुकने का व्यापारियों के लिए, बंदरगाह जिसे बोला जाता है या डॉकयार्ड या गोदी, वह सबसे पुराना दुनिया का कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए लोथल, बी हड़प्पा, सी कालीबंगा, डी चन्हूदड़ो। तो प्रश्न संख्या 14 का आंसर होगा ऑप्शन ए लोथल। संस्कृति मंत्रालय और बंदरगाह नौवहन व जलमार्ग मंत्रालय ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया है। लोथल अहमदाबाद गुजरात से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। इस परिसर को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां भारत की समुद्री विरासत को प्रदर्शित किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। हाल ही में चर्चा में रही रोगन पेंटिंग किस राज्य की लोक चित्रकारी है? तो ऑप्शन 1 है नाथद्वारा राजस्थान की, बी लखनऊ उत्तर प्रदेश की, सी कच्छ गुजरात की, डी चंडीगढ़ पंजाब की। तो रोगन पेंटिंग जो है वह किस राज्य की लोक चित्रकारी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कच्छ गुजरात की है। तो रोगन पेंटिंग के कलाकार कलाकृतियों को चित्रित करते हुए अब्दुल गफूर खत्री पद्मश्री पुरस्कार विजेता रोगन पेंटिंग के कलाकार हैं। एक कपड़े पर रोगन कला चित्रित करते हुए तो अब्दुल गफूर खत्री जो हैं इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी दिया जा चुका है भारत सरकार द्वारा, और यह रोगन पेंटिंग के कलाकार हैं, चित्रकार हैं। वर्तमान में कच्छ क्षेत्र के निरोना गांव का निवासी एक सिंधी मुस्लिम खत्री परिवार इस कला का एकमात्र संरक्षक है। इसके लिए यह कला निरोना रोगन चित्रकला के नाम से भी जानी जाती है। अब्दुल गफूर दाऊद खत्री, जब्बर अरब खत्री आदि प्रमुख रोगन चित्रकार हैं। इन चित्रकारों को पद्मश्री पुरस्कारों सहित विभिन्न राष्ट्रीय राजकीय पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। अगला प्रश्न है रोगन चित्रकारी किस धरातल पर की जाती है? तो रोगन चित्रकारी जो है वह किस धरातल पर की जाती है? ऑप्शन 1 शिला पर चित्रकारी, बी कारपेट पर चित्रकारी, सी कपड़े पर चित्रकारी, डी लकड़ी पर चित्रकारी। तो प्रश्न संख्या 16 का आंसर होगा ऑप्शन सी कपड़े पर चित्रकारी। जो रोगन चित्रकारी है वह कपड़े पर की जाती है। तो आप चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं कपड़े पर किस प्रकार से चित्रकारी की जाती है रोगन पेंटिंग। तो यह जो है रोगन पेंटिंग है और कपड़े पर की जा रही है। अगला प्रश्न है रोगन किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए अरबी भाषा का, बी संस्कृत भाषा का, सी फारसी भाषा का, डी लैटिन भाषा का। तो रोगन शब्द जो है वह किस भाषा का शब्द है? तो प्रश्न संख्या 17 का आंसर होगा ऑप्शन सी रोगन शब्द जो है वह फारसी भाषा का शब्द है। तो रोगन पेंटिंग देख सकते हैं आप स्क्रीन पर कितनी प्यारी और सुंदर लग रही है। यह गुजरात के कच्छ से संबंधित है। तो यह रोगन पेंटिंग है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोगन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए कपड़ा, बी रंग, सी तेल, डी लकड़ी। तो रोगन शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा तेल। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी डेनमार्क यात्रा के दौरान डेनमार्क की महारानी मार्गरेट द्वितीय को रोगन पेंटिंग कब भेंट की थी? तो ऑप्शन ए मार्च 2022 में, बी सितंबर 2022 में, सी मई 2022 में, डी अगस्त 2022 में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अपनी डेनमार्क की यात्रा के दौरान महारानी मार्गरेट द्वितीय को रोगन पेंटिंग कब भेंट की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मई 2022 में। मई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी जो है अपनी डेनमार्क यात्रा के दौरान डेनमार्क गए थे मई 2022 में। तो वहीं पर महारानी मार्गरेट द्वितीय को जो है रोगन पेंटिंग भेंट की थी। तो यह चित्र है जो इसमें जो है महारानी मार्गरेट जी हैं और मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो रोगन पेंटिंग दी है वह देखिए आप सबके समक्ष स्क्रीन पर एक लकड़ी के बक्से में है फ्रेम किया हुआ, और एक फ्रेम किया हुआ दोनों हुआ पेंटिंग है। तो मई 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने अपनी डेनमार्क यात्रा के दौरान जो है महारानी मार्गरेट द्वितीय को एक रोगन पेंटिंग भेंट की थी। रोगन पेंटिंग में कौन सा तेल प्रयोग किया जाता है? अगला प्रश्न है, रोगन पेंटिंग में कौन सा तेल प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए तारपीन का तेल, बी लिंसीड ऑयल, सी केरोसिन ऑयल, डी आरएनडी का तेल। तो रोगन पेंटिंग में जो है आरएनडी का तेल प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो है आंसर भी दिया था, तो आरएनडी का तेल प्रयोग किया जाता है। आप सब लोग आरएनडी का तेल या आरएनडी जानते ही होंगे। अगर गाँव से जुड़े हुए हैं आप सब लोग तो गाँव में यह पौधा लगभग हर गाँव में आपको देखने को मिल जाएगा। आरएनडी का जो पौधा है, तो देखिए फोटो के माध्यम से आप सबके लिए लेकर भी आए हैं अरंडी का फल लगा हुआ पौधा, और इसका तेल जो है रोगन पेंटिंग में प्रयोग किया जाता है। यह जो है अरंडी का फल है, इसके बीज का ही तेल निकाला जाता है। तो यह बीज जो है छोटे छोटे हैं। ये जो है गुजरात के कच्छ में प्रचलित रोगन पेंटिंग कपड़े पर की जाने वाली चित्रकला है। तो रोगन पेंटिंग कहाँ की प्रचलित लोक चित्रकारी है? तो गुजरात के कच्छ के। रोगन पेंटिंग में उबले हुए तेल और वनस्पतिक रंगों से बने पेंट को धातु की ब्लॉक प्रिंटिंग या स्टाइलस पेंटिंग का उपयोग करके कपड़े पर डाला जाता है। 20वीं शताब्दी के अंत में यह कला लगभग समाप्त हो गई थी और अब राज्य में रहने वाले कुछ ही परिवारों द्वारा रोगन पेंटिंग का कार्य किया जाता है। फारसी भाषा में रोगन शब्द का अर्थ तेल होता है। तो फारसी भाषा में जो है रोगन शब्द का अर्थ क्या होता है? तेल होता है। पेंटिंग के लिए तेल अरंडी के तेल के बीज से आता है। तो अरंडी के बीज से जो तेल आता है वह प्रयोग किया जाता है रोगन पेंटिंग बनाने में। ईरानी मूल की रोगन चित्रकला लगभग 300 वर्ष पूर्व भारत के कच्छ क्षेत्र में गुजरात में आगमन हुआ था। फारसी भाषा में रोगन शब्द का अर्थ तेल होता है। यह चित्रकारी सिर्फ सूती एवं रेशमी वस्त्रों पर की जाती है। इसके लिए सामग्री के रूप में कच्छ क्षेत्र में पाई जाने वाली एक वनस्पति अरंडी के तेल कैस्टोर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। अरंडी के तेल चमकीले प्राकृतिक रंगों को मिलाकर एक पेस्ट तैयार किया जाता है तथा चित्रकार धातु की कलम मेटल स्टाइलस द्वारा वस्त्र पर चित्रकारी करता है। इसके अंतर्गत वस्त्रों पर फूल पत्तियों तथा मोर, हाथी जैसे जानवरों और ज्यामितीय चित्र अंकित किए जाते हैं। ट्री ऑफ लाइफ की संरचना इस चित्रकला में सबसे प्रसिद्ध रूपांकन है। यह चित्रकला पूर्णतः चित्रकार की कल्पना पर आधारित होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को कब रोगन पेंटिंग भेंट की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा को कब रोगन पेंटिंग भेंट की थी? ऑप्शन ए 2014 में, बी 2022 में, सी 2016 में, डी 2018 में। तो यह चित्र है जो रोगन पेंटिंग दिए थे बराक ओबामा जी को मोदी जी ने। तो कब दिए थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 2014 में। तो यह पेंटिंग है रोगन पेंटिंग जो बराक ओबामा जी को भेंट स्वरूप दिए थे नरेंद्र मोदी जी ने। 2014 में भारत दौरे पर आए बराक ओबामा को भी पीएम मोदी ने रोगन पेंटिंग गिफ्ट की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी है? ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा, बी आगरा, सी लखनऊ, डी वाराणसी। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने जो है किस शहर में भीमराव अंबेडकर संस्कृति केंद्र की आधारशिला रखी थी?
ऑप्शन कौन सा सही होगा प्रश्न संख्या 22 का? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लखनऊ में जो है भीमराव अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी थी। तो ऑप्शन सी सही होगा। तो यह शिलान्यास करते हुए जो है रामनाथ कोविंद जी, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं, तो अपने शासनकाल में जो है अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी थी। रामनाथ कोविंद ने लखनऊ अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र की आधारशिला रखी। सांस्कृतिक केंद्र लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह के सामने 5452.52 वर्ग मीटर नाजुल भूमि पर बनेगा और इसमें डॉक्टर अंबेडकर की 25 फीट की ऊंची प्रतिमा होगी और यह 45.04 करोड़ रुपए की लागत में बनने वाले केंद्र को जो है 750 लोगों की बैठने की क्षमता होगी। एक सभागार होगा, इसमें पुस्तकालय होगा, अनुसंधान होंगे, चित्र गैलरी, संग्रहालय और एक बहुउद्देशीय सम्मेलन केंद्र भी होंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है, किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपना हिमालय फिल्म महोत्सव की मेजबानी की थी? तो प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस भारतीय केंद्र शासित राज्य ने की है? ऑप्शन ए लद्दाख, बी उत्तराखंड, सी सिक्किम, डी जम्मू और कश्मीर। तो प्रश्न संख्या 23 का आंसर होगा ऑप्शन ए। तो प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव की मेजबानी किस भारतीय केंद्र शासित राज्य ने की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए लद्दाख। तो दी हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का यह पोस्टर है। 5 दिवसीय प्रथम हिमालय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन हाल ही में लद्दाख के लेह में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया है। 5 दिवसीय उत्सव 24 से 28 सितंबर 2021 से आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह में एक भाग के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का आयोजन सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फिल्म समारोह निदेशालय के सहयोग से लद्दाख प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। बेस्तु वसर जो है किस राज्य में मनाया जाने वाला नया साल है? तो बेस्तु वसर जो है किस राज्य में मनाया जाने वाला नया साल है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। तो प्रश्न संख्या 24 का आंसर होगा ऑप्शन सी। बेस्तु वसर जो है वह नया साल के रूप में मनाया जाने वाला कौन सा राज्य है? बेस्तु वसर किस राज्य में मनाया जाने वाला है? तो गुजरात में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। यह बेस्तु वसर के चित्र जो हैं गुजरात न्यू ईयर के रूप में मनाया जाता है। बेस्तु वसर या गुजराती नववर्ष हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने में मनाया जाता है। इस दिन को पारंपरिक रूप से वर्षा प्रतिपदा या बेस्तु वसर के रूप से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। हसे आर्ट एक अनूठी चित्रकला शैली है। भारत के किस राज्य में प्रचलित यह पारंपरिक कला है? ऑप्शन ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल, डी कर्नाटक। तो हसे कला जो है, हसे आर्ट एक अनूठी चित्रकला शैली है। यह किस राज्य में प्रचलित एक पारंपरिक कला है? तो इसका आंसर होगा प्रश्न संख्या 25 का आंसर होगा ऑप्शन डी। तो हसे कला जो है एक पारंपरिक कला है, यह किस राज्य की है? तो कर्नाटक की। तो देखिए हसे कला के कलाकार कुछ इस प्रकार से कलाकृतियों को तैयार करते हैं। कलाकार कहते हैं कि विलुप्त होने के कगार पर हसे चित्रकला सरकार से लोक कला को संरक्षित करने का आग्रह करता है। तो जो हसे कला के कलाकार हैं वह सरकार से जो है इस विलुप्त होती कला को संरक्षित करने के लिए आग्रह करती है। हसे कला एक अनूठी पेंटिंग शैली है जो कर्नाटक के शिवगोम्मा जिले और उत्तर कन्नड़ में रहने वाले देवारू समुदाय द्वारा प्रचलित है। हसे चित्तारा पेंटिंग ग्रामीण जीवन, पारंपरिक खेती, कटाई, दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं के बीच को दर्शाती है। कलाकार ने सरकार से इस कला की रक्षा करने की मदद करने का आग्रह किया क्योंकि वर्तमान में पेंटिंग का अभ्यास करने वालों की संख्या बहुत कम है। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। बकरी के सिर वाली योगिनी की 10वीं शताब्दी की पत्थर की मूर्ति किस देश से भारत वापस आई है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी ग्रीस, सी यूके, डी जर्मनी। तो प्रश्न संख्या 26 का आंसर होगा ऑप्शन सी, यूके से जो है बकरी की सिर वाली योगिनी की मूर्ति जो है भारत वापस आई है। 10वीं शताब्दी की यह मूर्ति है। तो देखिए यह मूर्ति है जो यूके से भारत वापस आई है। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री ने घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश के लोखरी
में एक मंदिर से अवैध रूप से हटाई गई बकरी के सिर वाली योगिनी की 10वीं शताब्दी की पत्थर की मूर्ति को यूके से भारत वापस किया जा रहा है। मूर्तिकला मूल रूप से बलुआ पत्थर में पत्थर के देवताओं के एक समूह में संबंधित है। लोखरी की उसी मंदिर से चुराई गई भैंस के सिर वाली ब्रषणा योगिनी की एक समान मूर्ति 2013 में पेरिस से बरामद की गई थी। तो योगिनिया पूजा की तांत्रिक पद्धति से जुड़ी देवियों का एक समूह है। उन्हें 64 के समूह के रूप में पूजा जाता है और माना जाता है कि उनके पास अनंत शक्तियां हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। प्रसिद्ध ग्वेर्निका पेंटिंग के निर्माता हैं। ऑप्शन ए पिकासो, पाब्लो पिकासो, बी विंसेंट वान गॉग, सी सल्वाडोर डाली, डी लियोनार्डो दा विंची। तो प्रश्न संख्या 27 का आंसर होगा ऑप्शन ए। तो पाब्लो पिकासो का चित्र है ग्वेर्निका। तो यह ग्वेर्निका चित्र जो है आपकी स्क्रीन पे स्पेनिश कलाकार स्पेन के मलागा में जो है पाब्लो पिकासो का जन्म हुआ था। पाब्लो पिकासो द्वारा यह चित्र ग्वेर्निका जो है 1937 में एक बड़ी तैल रंग चित्र है बनाया गया है। पाब्लो पिकासो के सबसे प्रसिद्ध कार्यों में से एक है जिसे कई कला समीक्षकों द्वारा इतिहास में सबसे अधिक चलती और शक्तिशाली युद्ध विरोधी पेंटिंग के रूप में माना जाता है। यह मैड्रिड और म्यूजियो रीना सोफिया में स्थित है। प्रश्न संख्या 28। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया किस मंत्रालय के तहत एक एजेंसी है? ऑप्शन ए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, बी संस्कृति मंत्रालय, सी पर्यटन मंत्रालय, डी जनजाति मामलों के मंत्रालय। तो प्रश्न संख्या 28 का आंसर होगा ऑप्शन बी संस्कृति मंत्रालय के तहत एक एजेंसी है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। तो यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का लोगो है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के तत्वाधान में कार्यरत एक भारतीय सरकारी एजेंसी है। ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर वाटर आर्कियोलॉजिक विंग को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया है जो हाल ही के वर्षों में काम नहीं कर रही है। ASI ने पानी के भीतर पुरातत्व के विशेषज्ञ आलोक त्रिपाठी को 2021 में अपना अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेम्पल 360 पोर्टल लॉन्च किया था? तो टेम्पल 360 पोर्टल किसने लॉन्च किया था? ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, डी संस्कृति मंत्रालय। तो प्रश्न संख्या 29 का आंसर होगा ऑप्शन डी संस्कृति मंत्रालय ने जो है टेम्पल 360 पोर्टल लॉन्च किया है। तो टेम्पल 360 पोर्टल का उद्घाटन की कुछ फोटो आपके समक्ष जो सोशल मीडिया के माध्यम से उपलब्ध कराई गई है। केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र IGNCA में 2 अप्रैल 2022 को 9 वर्ष के अवसर पर टेम्पल 360 पोर्टल का उद्घाटन किया। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने टेम्पल 360 के नाम से एक नया पोर्टल लॉन्च किया जिसके माध्यम से भक्त प्रमुख तीर्थ स्थानों की ऑनलाइन अनुष्ठान कर सकते हैं। भारत के मंदिरों में लाइव कैमरा फीड वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। वर्तमान में 4 मंदिरों सोमनाथ गुजरात, काशी विश्वनाथ UP, त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर दोनों महाराष्ट्र में हैं से अनुष्ठानों की लाइव स्ट्रीमिंग इस पोर्टल पर देखी जा सकती है। अगला प्रश्न है और आज की करंट अफेयर्स की क्लास का यह आखिरी प्रश्न है। प्रश्न संख्या 30। माधवपुर मेला किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक मेला है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी पंजाब। तो प्रश्न संख्या 30 का आंसर होगा ऑप्शन बी गुजरात। माधवपुर मेला जो है वह गुजरात में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक मेला है। तो माधवपुर फेयर के कुछ दृश्य देख सकते हैं आप फोटो के माध्यम से जो प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 10 अप्रैल 2022 को गुजरात के माधवपुर के तटीय गांव में 5 दिवसीय सांस्कृतिक मेले वार्षिक माधवपुर मेले का उद्घाटन किया। यह मेला रुक्मिणी के साथ भगवान श्री कृष्ण के विवाह का जश्न मनाता है। गांव में माधव राय जी या भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के मंदिर हैं। तो यह थी आज की क्लास करंट अफेयर्स की। कैसी लगी आप सबको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और प्रश्न कैसे लगे यह भी ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।